अपार्टमेंट के वसी और इस बेडरूम में दीवार पर लगी कदीम घड़ी की आवाज रात की खामोशी में शोर पैदा कर रही थी। खिड़की से आने वाली चांदनी कमरे में बिखरी हुई थी, लेकिन बेड पर मौजूद दो वजूदों के दरमियान फैला हुआ सन्नाटा और फासला इस वक्त बहुत ज्यादा सर्द था। आयश खान, जिसकी उम्र 29 साल थी और शख्सियत में एक रोब और ठहराव था, नींद दराज लेटा छत को घूर रहा था। इसकी नजरें छत पर थी, मगर ध्यान अपने पहलू में बेड के बिल्कुल आखिरी किनारे पर सिमट कर सोई हुई बानो की तरफ था। बानो 19 साल की मासूम सी लड़की, जो 1 महीना पहले आयश की दुल्हन बनकर इस अपार्टमेंट में आई थी। सुर्ख रंग का दुपट्टा इसने सोते में भी अपने सीने से भींच रखा था, जिसे वो कोई मजबूत सहारा हो। वो बेड के किनारे पर इस तरह सिमट कर सोती थी कि आयश को हर वक्त ये डर लगा रहता था कि कहीं वो नीचे न गिर जाए। शादी को पूरा 1 महीना गुजर चुका था। आयश ने एक गहरी सांस लेकर करवट बदली और बानो की पुश्त को देखा। वो जाग रहा था और वो जानता था कि बानो भी अभी जाग रही है, बस वो इस वक्त सोने का नाटक कर रही है ताकि आयश इससे मुखातिब न हो जाए। आयश एक आम मर्द था, वो कोई फरिश्ता नहीं था जिसे ख्वाहिशात न सताती हो। अपनी नई नवेली दुल्हन को यूं अपने पहलू में देखकर इसके वजूद की खुशबू महसूस करके इसका जब्त जवाब देने लगा था। वो चाहता था कि वो बानो को अपनी बाहों में भर ले, इसे बताया कि वो इससे कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन बानो की घबराहट इसके पैरों की जंजीर बन जाती थी। शुरू के दिनों में आयश ने कोशिश की थी, इससे इसका हाथ थामना चाहा, इसके करीब होना चाहा, मगर बानो का रंग पीला जर्द पड़ जाता। इसके हाथ कांपने लगते और आंखों में ऐसे खौफ के साए लहराते जैसे आयश कोई दरिंदा हो। आयश को वो खौफ बर्दाश्त नहीं होता था। वो इसे जबरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि बानो खुद इसकी तरफ बढ़े या कम से कम इसके लम्स को कबूल तो करे, मगर ये फासला कम होने के बजाय जैसे जमसा गया था। कब तक आयश, कब तक? इसने दिली दिल में खुद से सवाल किया। वो बच्ची है, नादान है, मगर बीवी है तुम्हारी, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सुबह जब आयश बेदार हुआ तो बानो हस्बे मामूल जल्दी उठकर वॉशरूम में बंद हो चुकी थी। वो जानबूझकर इसके जागने से पहले उठ जाती थी ताकि इनका सामना कम से कम हो। आयश तल्खी से मुस्कुराया और सर झटक कर उठ खड़ा हुआ। दफ्तर में भी आज उसका दिल नहीं लग रहा था। फाइलों में इसे बार बार बानो का खौफजदा चेहरा नजर आ रहा था। आखिरकार तंग आकर इसने कलम मेज पर पटका और फोन उठाकर ड्राइवर का नंबर मिलाया। रहीम बख्श, गाड़ी निकालो, हमें गांव जाना है अभी। इसे अब एक ही हल नजर आ रहा था और इसने वही करने का सोचा जो ठान लिया था, और वो हल था बुआ। बुआ ने आयश को गोद में खिलाया था। वो हवेली की सबसे पुरानी और वफादार मुलाजमा थी, बल्कि मुलाजमा कम और घर की बुजुर्ग ज्यादा थी। माँ के इंतकाल के बाद बुआ ने ही आयश की परवरिश की थी। बानो की तरबियत और समझाने के लिए आयश को बुआ से बेहतर कोई और नजर नहीं आ रहा था। गांव से वापसी पर गाड़ी में बुआ आयश के साथ ही पिछली सीट पर बैठी थी। वो बहुत खुश थी कि छोटे सरकार इन्हें खुद लेने आए हैं। अरे आयश बेटा, अचानक कैसे याद आ गई इस बूढ़ी की? सब खैरियत तो है ना? बहू रानी कैसी है? बुआ ने मुस्कुराते हुए लाड से पूछा। आयश ने ड्राइविंग सीट की तरफ देखा और फिर बुआ की तरफ मुड़ गया। बुआ खैरियत तो नहीं है, आयश ने संजीदगी से कहा। बुआ ठठक गई। क्यों, क्या हुआ? लड़ाई हो गई है क्या? अभी तो जुमा 8 दिन हुए शादी को। लड़ाई होती तो मैं मना लेता बुआ, आयश ने ठंडी आह भरी। मसला यह है कि आपकी बहू मुझे अपने करीब नहीं आने देती। बुआ की आंखें हैरत से फैल गई। हैं? क्या कह रहे? सच कह रहा हूँ बुआ, आयुष ने झिझक खत्म करते हुए मुद्दे की बात की। 1 महीना हो गया, वो मुझसे ऐसे डरती है जैसे मैं इसे खा जाऊंगा। बेड के किनारे पर लटक कर सोती है, मैं करीब जाऊं तो कांपने लगती है। मैं मर्द हूं बुआ, मेरा भी सब्र है। मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता, पर अब ये दूरी बर्दाश्त भी नहीं होती। बुआ ने तासुब से सर हिलाया। हाय सदके जाऊं, मैं समझी थी कि आयुष बाबा मुझे खुशखबरी सुनाएगा, यहाँ तो मामला ही उल्ट है। वो है ही नादान, छोटी उम्र की लड़कियां वैसे भी जरा ज्यादा नाजुक होती हैं और बानो तो है भी फूल जैसी। आयुष ने अपनी जेब से चेकबुक निकाली और एक चेक लिखकर बुआ के हाथ में थमा दिया। बुआ ने हैरत से चेक को और फिर आयुष को देखा। ये क्या है? 50,000 रुपए? आयुष ने मुस्कुरा कर कहा, यह आपका नाम है।
या रिश्वत समझ लें। बस मुझे नहीं पता बुआ, आपने बानो को समझाना है, ऐसे बताएं कि शौहर कोई बुआ नहीं होता, इसे डरना छोड़ना होगा, वरना मेरा सब्र टूट गया तो इसके लिए मुश्किल हो जाएगी। बुआ ने चेक देखा तो उनके चेहरे पर एक मुतमईन से मुस्कुराहट फैल गई। इन्होंने चेक दुपट्टे के पल्लू से बांधा और सीने पर हाथ मारा। तो फिक्र न कर पुत्र, अब बुआ आ गई है ना, ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगी कि वो खुद तेरे कदमों में बैठेगी, तू बस देखता जा, तेरा काम हो जाएगा। हवेली पहुंचकर आयुष ने बुआ को वहीं उतारा और खुद वापस दफ्तर जाने का बहाना करके निकल गया ताकि बुआ को बानो के साथ अकेले बात करने का मौका मिल सके। शाम ढले जब आयुष वापस लौटा तो घर में अजीब सी खामोशी थी। वो सीधा अपने कमरे की तरफ गया। दरवाजा खोलते इससे दबी दबी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। इसका दिल धक से रह गया। कमरे में नीम अंधेरा था। बानो बेड के कोने में घुटनों में सर दिए बैठी रो रही थी। इसके रोने की आवाज ने आयुष का सारा गुस्सा और प्लान भुला दिया। वो तेजी से आगे बढ़ा और इसके पास बैठ गया। बानो, इसने नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा। बानो ने चौंक कर सर उठाया। इसकी नजरें रोने की वजह से सुर्ख हो रही थी और काजल गालों पर फैल गया था। आयुष को देखते ही इसके रोने में मजीद शिद्दत आ गई। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है? आयुष ने फिक्रमंदी से पूछा, हालांकि इसे अंदाजा था कि ये किसी और नहीं बुआ ही है। बानो ने हिचकियों के दरमियान बामुश्किल कहा, बुआ बुआ आई थी। आयुष ने अपने चेहरे के तासुरात पर काबू पाया। हाँ, मैंने लाया था। तो इन्होंने क्या कहा, डांटा तुम्हें? बानो ने नफी में सर हिलाया और मासूमियत से आंसू पूछते हुए बोली, नहीं डांटा नहीं, वो कह रही थी कि शौहर का हक होता है और अगर बीवी शौहर को खुश न रखे तो अल्लाह बहुत नाराज होता है। आयुष को अपने अंदर एक हंसी का तूफान उठता महसूस हुआ, लेकिन इसने बड़ी मुश्किल से संजीदगी बरकरार रखी। बुआ ने वाकई अपना काम पूरी ईमानदारी से किया था और आयुष ने इससे बोलने पर उकसाया। बानो ने नजरें झुका ली। इसके गाल शर्म से तमतमाने लगे और वो कह रही थी कि शौहर के साथ रोमांस करना चाहिए, वरना फरिश्ते लानत भेजते हैं सारी रात, और ये कि शादी के बाद लड़का लड़की अलग नहीं होते। वो फिर से रोने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा है आयुष, मैं अल्लाह को नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे आयुष का दिल मोम हो गया। वो इसकी सादगी और मासूमियत पर कुर्बान जाने को तैयार था। इसने नरमी से बानो का हाथ अपने हाथ में लिया। बानो ने इस बार हाथ खींचा नहीं, बस लड़ते हुए इसे देखती रही। बानो, मेरी तरफ देखो। आयुष ने इसकी ठोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर किया। मैं आपसे ऐसे भी खुश हूं मेरी जान, मुझे कोई नाराजगी नहीं आपसे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आयुष ने इंतहाई प्यार से इसके आंसू अपने अंगूठे से साफ किए। बुआ तो पुराने जमाने की है, वो ऐसी बातें करती रहती है, आप इनकी बातों से परेशान ना हो। बानो ने भीगी पलकों से इसे देखा। आयुष की आंखों में इससे वो दरिंदगी नजर नहीं आई जिसका जिक्र अफसानों में होता था, बल्कि वहां से बेपनाह मोहब्बत और फिक्र थी। लेकिन बानो हिचकी लेते हुए बोली, लेकिन वो कह रही थी कि लाइट बंद करके सोना चाहिए और शौहर के सीने से लगकर सोना चाहिए, वरना घर में बरकत नहीं होती। अब आयुष से जब्त करना मुहाल हो गया। इसके होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। बुआ ने तो 50,000 का हक अदा कर दिया था, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा। वो जानता था कि बानो मजहबी और सादा लोग है। बुआ ने इसी रग को छेड़ा था। अच्छा, ये क्या हुआ है? आयुष ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए इसके करीब सड़क कर इसे अपने बाजू के हिसार में ले लिया। इस बार बानो का जिस्म अकड़ा नहीं था, बल्कि वो एक अजीब से जज्बाती दबाव और बुआ की तंबीह के असर में ढीली पड़ गई। तो फिर हमें घर की बरकत का ख्याल तो रखना चाहिए ना, आयुष ने सरगोशी करते हुए इसके कान के पास कहा। इसकी गर्म सांसें बानो की गर्दन से टकराई तो इसके जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। बानो ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर इसकी आवाज गले में घुट गई। आयुष ने अपना दूसरा हाथ इसके बालों में उलझाया और बहुत नरमी से इसकी पेशानी पर अपने होंठ रख दिए। ये पहला लम्स था जिसे बानो ने रद्द नहीं किया था। बुआ ठीक कहती है बानो। आयुष ने इसे मजीद अपने करीब किया, यहाँ तक कि इनके दरमियान का वो 1 महीने का फासला सिमट कर खत्म हो गया। नाराजगी अच्छी नहीं होती, न रब की न शौहर की। बानो ने शर्म से आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा आयुष के सीने में छुपा लिया। वो घबराहट एक दीवार बनकर खड़ी थी। बुआ के चंद जुमलों और आयुष की मोहब्बत भरी पेशकदमी से रेत की दीवार साबित हुई। आयुष ने बेड साइड लैंप का स्विच ऑफ कर दिया। कमरे में अंधेरा फैल गया, मगर दोनों के दिलों में एक नई रोशनी ने जन्म लिया। बुआ का समझाना वाकई बेकार नहीं था।
29 साला आयुष खान की सब्र की आजमाइश खत्म हो चुकी थी और 19 साला बानो ने अपनी जिंदगी के नए सफर का आगाज अपने शौहर के साथ कर दिया था। इनके बीच के फासले सिमट गए थे। रात के इस पहर जब बानो ने इसके पहलू में पुरसकून नींद सो रही थी, आयुष की आंखों से नींद कोसों दूर थी। इसके ज़हन के पर्दे पर माजी की एक फिल्म की तरह चलने लगा था। वो फिल्म जिसका हीरो वो खुद था और हीरोइन ये सादा सी पगली लड़की जो अब इसकी बीवी थी। आयुष खान का ताल्लुक पेशावर के एक नवाही गांव के एक निहायत बासर और अमीर घराने से था। वो खानों का इकलौता वारिस था जिसे आला तालीम के लिए लंदन भेजा गया था। 5 साल वहां गुजारने के बाद जब वो वापस लौटा तो वो सिर्फ एक जमींदार का बेटा नहीं था बल्कि एक कामयाब बिजनेसमैन, आला तालीम याफ्ता और एक ऐसी शख्सियत का मालिक था जिसे देखकर सांसें थम जाती थी। जब वो लंदन से वापस आया तो हवेली में जश्न का समा था। पूरे खानदान में धूम मच गई थी। हर कोई आयुष खान को देखने के लिए बेताब था। इसकी वजाहत, इसका बोलने का अंदाज, इसका महंगा सूट और अंग्रेजी लबो लहजा, सब कुछ खानदान वालों के लिए नया और मशहूर कुन था। इसकी वापसी की खुशी में हवेली में एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया गया। खानदान की तमाम लड़कियां, दूर बड़े के रिश्तेदार, खवातीन सब बन सबर कर आई थी। हर लड़की की ख्वाहिश थी कि वलायत से आए हुए आयुष खान की नजर इस पर पड़ जाए। किसी ने गहरा मेकअप किया हुआ था तो किसी ने फैशनेबल लिबास पहना हुआ था। वो सब तितलियों की तरह आयुष के गिर्द मंडला रही थी। आयुष भाई, आप लंदन के किस्से सुनाए ना। आज तुमने तो बिल्कुल गोरों जैसा लहजा अपना लिया है। चचाजाद और मामूजाद गजने इससे घेरे खड़ी थी, लेकिन आयुष की नजरें इस हजूम में किसी और को तलाश कर रही थी। इस बनावटी चेहरों और मसनूई हंसियों से वहशत हो रही थी। वो थक चुका था इन मॉडर्न लड़कियों से जो लंदन में भी इसे हर तरफ नजर आती थी और अब यहाँ पेशावर में भी अपनी नुमाइश कर रही थी। तभी इसकी नजर हवेली के बरामदे के सतून के पास खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो बानो थी, इसकी फूफी की बेटी। इसने हल्के गुलाबी रंग का सादा सा सूट पहन रखा था। सर पर इसी रंग का दुपट्टा सलीके से टिका हुआ था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, ना कोई बनावटी अंदाज, बस आंखों में फितरी हया और होंठों पर एक मासूम सी घबराहट थी। वो इन सब शोख और शंग लड़कियों से बिल्कुल अलग अलग रही थी। आयुष वही रुक गया। इसके हाथ में जूस का ग्लास था जो वहीं थम गया। ये कौन है? आयुष ने अपनी वालदा से पूछा जो साथ ही खड़ी मेहमानों को वेलकम कर रही थी। वालदा ने इसकी नजरों का ताकुब किया। अरे ये तो तुम्हारी फुप्पी ज़्यादा बानो, बेचारी बहुत शर्मीली है, गांव से बाहर कम ही निकलती है, पैसे कम ही घुलती मिलती है। आयुष की वालदा के लहजे में एक लापरवाही थी जिसे बानो कोई खास अहमियत नहीं रखती थी, लेकिन आयुष के लिए वो लम्हा फैसला कुन था। इसने देखा कि कैसे बानो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हैरत से इस हंगामे को देख रही थी और फिर जब इसकी नजर आयुष से टकराई तो वो फौरन घबरा कर सतून के पीछे छुप गई। इस एक लम्हे की झलक ने, इसे सादगी ने आयुष खान का दिल मुट्ठी में ले लिया। दावत के बाद जब रिश्तों की बातें शुरू हुई तो आयुष की वालदा ने मॉडर्न और पढ़ी लिखी लड़कियों के अंबार लगा दिए। देखो आयुष, ये नादिया शहर में रहती है, मास्टर्स किया है इसने, और ये देखो ये शाजिया तेरे चचा की साली की बेटी, कितनी तेज तरार है। आयुष आराम से सोफे पर बैठा मोबाइल स्क्रीन पर देख रहा था। इसने मोबाइल साइड पर रखा और संजीदगी से माँ की तरफ देखा। मुझे इनमें से कोई भी नहीं चाहिए। तो फिर कैसी लड़की चाहिए तुझे? वलायत से कोई पसंद कर आया क्या? माँ ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं माँ, लड़की अपने ही खानदान की है। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पुप्पी की बेटी बानो चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ के हाथ से तस्वीरें गिर गई। बानो? माँ ने हैरत से पूछा। वो सीधी सादी अनपढ़ सी लड़की। आयुष, तेरा दिमाग तो ठीक है, तू कहाँ लंदन बिजनेसमैन और वो कहाँ गांव की भोली भाली लड़की। ना इसे उठने बैठने का ढंग है, ना दुनियादारी की खबर। लोग क्या कहेंगे? जोड़ा ही नहीं बनता। आयुष उठकर माँ के पास गया और इनके हाथ थाम लिए। माँ, मुझे दुनियादारी वाली नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जो मेरा घर संभाल सके, जो मेरे लिए हो, जो मुझे संभाले। शाम को मैं आऊं तो मेरी मुंतजिर हो। मुझे इसकी सादगी तो भाग गई है। ये मॉडर्न लड़कियां मेरे मयार की नहीं है। बानो का हुस्न अनमोल है क्योंकि वो असली है। मुझे बानो चाहिए। आयुष की जिद के आगे माँ को हार माननी पड़ी। खानदान में चहमगोइयां हुई। सब हैरान थे कि आयुष ने हीरे छोड़कर पत्थर को क्यों चुन लिया, लेकिन आयुष जानता था कि इसने हीरा ही चुना है। शादी धूमधाम से हुई। बानो सुर्ख जोड़े में चांद का टुकड़ा लग रही थी। आयुष अपनी किस्मत पर नाजा था। इसका मंसूबा था कि वो शादी के फौरन बाद शहर शिफ्ट हो जाएगा, जहां इसने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया था और एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा था। वो बानो को लेकर शहर आ गया।
इससे लगता था कि यहाँ वो दोनों सुकून से रहेंगे, बानो भी खुश रहेगी, लेकिन यहाँ आकर तो सब बदल गया। बानो जो गांव की खुली फजाओं और बड़ी हवेली में रहने की आदी थी, इस बंद अपार्टमेंट में घुट कर रह गई। शहर का शोर, आयुष का मॉडर्न लाइफस्टाइल और आयुष का वो लंदन पलट वाला रोब, बानो के दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। वो आयुष को अपना शौहर कम और कोई आला अफसर ज्यादा समझती थी। जब आयुष अंग्रेजी में फोन पर बात करता या लैपटॉप पर काम करता तो बानो को लगता वो किसी और ही दुनिया का आदमी है। इससे अपनी कमाईगी का एहसास होने लगता। वो सोचती कि शायद वो आयुष के काबिल नहीं है। इसी एहसास से कंपनी ने इसके अंदर घबराहट पैदा कर दी थी। शादी की पहली रात से लेकर अब तक जब भी आयुष इसके करीब आने की कोशिश करता, इसे लगता कि वो कोई गलती कर देगी या आयुष को इसका देहातीपन बुरा लगेगा। वो सहम जाती। आयुष इसके लिए अजनबी बन गया था। एक दिन आयुष दफ्तर से जल्दी आ गया तो देखा बानो खिड़की में खड़ी नीचे सड़क को घूर रही है और वो रो रही है। बानो, आयुष ने पीछे से पुकारा। वो डर कर मुड़ी और जल्दी से आंसू साफ किए। तुम रो रही हो, क्या हुआ है? शायद पसंद नहीं आया, आयुष ने नरमी से पूछा। बानो ने नजरें झुका ली। नहीं, वो बस अम्मी याद आ रही थी। तो हम बात कर लेते हैं इनसे। आयुष ने अपना फोन बढ़ाया। नहीं, वो पीछे हटी। वो मुझे डर लगता है आपके फोन से कहीं कुछ दब गया तो। आयुष का माथा ठनका। ये सादगी अब इसके लिए वबाल बन रही थी। वो इसे प्यार करना चाहता था, इसे दुनिया की सैर कराना चाहता था, मगर बानो थी कि अपने खौल से निकलने को तैयार ही नहीं थी। वो इसके करीब जाता तो ऐसे कांपती जैसे वो इसे मारने लगा। आयुष ने इसे बहुत समझाया। बानो, मैं तुम्हारा शौहर हूं, मुझसे डरो मत। देखो, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ, चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। लेकिन बानो का जवाब हमेशा खामोशी या नफी में होता। वो रात को जल्दी सो जाती, सुबह इसके उठने से पहले उठ जाती। 1 महीना गुजर गया और इनके दरमियान सिर्फ जी और नहीं की गुफ्तगू रह गई। वो एक ही छत के नीचे अजनबी थे। आयुष एक जज्बाती और मोहब्बत करने वाला मर्द था। इससे बानो की ये दूरी तोड़ रही थी। ऐसे लगा कि शायद वो इससे कभी नहीं पा सकेगा। वो थक चुका था दीवार से सर टकरा टकरा कर। फिर इसे बुआ का ख्याल आया था। वही हुआ जिन्होंने इसे पाला था और जो औरतों की नफ्सियात को खूब समझती थी। आयुष को लगा कि शायद बानो को एक माँ जैसी हस्ती की जरूरत है जो उसे समझा सके कि शौहर से डरा नहीं जाता, मोहब्बत की जाती है। और आज इस बेड पर लेटे हुए बानो को अपने सीने से लगाकर सोते हुए आयुष को महसूस हुआ कि इसका फैसला दुरुस्त था। इसे गांव जाना पड़ा, बुआ को लाना पड़ा, ड्रामा करना पड़ा, लेकिन आखिरकार इसने अपनी बानो को पा लिया था। वो बानो जो इससे एक नजर में भाग गई थी अब वाकई इसकी थी। आयुष ने नरमी से सोती हुई बानो के बालों में उंगलियां फेरी। तुम जानती हो बानो, इसने दिल ही दिल में सरगोशी की, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हो और अब मैं तुम्हें कभी खुद से डरने नहीं दूंगा। आयुष ने इसे मजीद मजबूती से थाम लिया, जिससे इसे यकीन दिलाना चाहता हो कि अब ये फैसला हमेशा के लिए फासले मिट चुके हैं। सुबह का सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ रोशन हो चुका था। अपार्टमेंट के डाइनिंग रूम के शीशे की खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी और नाश्ते की मेज पर सजे हुए लवाजमात से भाप रही थी। आयुष खाना बहुत फ्रेश लग रहा था। इसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक और इत्मीनान था जो पिछले 1 महीने से गायब था। इसे सफेद शलवार कमीज के ऊपर गहरे नीले रंग की वेस्टकोट पहन रखी थी और बालों को सलीके से बनाया हुआ था। वो अखबार पढ़ रहा था, लेकिन इसकी नजरें बार बार अखबार के ऊपर से उठकर सामने किचन के दरवाजे की तरफ जाती थी, जहां से बानो के आने का इंतजार था। थोड़ी देर में बानो और बुआ अंदर दाखिल हुई। बानो ने हल्के पीले रंग का सूट पहन रखा था और गीले बालों को तौलिए में लपेट रखा था। इसके चेहरे पर सुबह की ताजगी का तासुर था। वो नजर झुकाए खामोशी से आयुष के बराबर वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम, बानो ने धीमी आवाज में कहा। वालेकुम अस्सलाम, आयुष ने अखबार नीचे रखते हुए भरपूर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। बुआ मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और आयुष की प्लेट में गर्मा गर्म पराठा रखा। ले मेरा बच्चा, देसी घी का पराठा खा, आज तो तुझे ताकत की बहुत जरूरत है, बुआ ने जुमानी अंदाज में कहा और फिर खुद ही अपनी बात पर हंस दी। आयुष खंखार कर रह गया और बानो को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वह खामोश रही। अब बुआ ने बानो से कहा, अरे ओ दुल्हन, बुआ ने प्यार से डांटा, ये क्या बुत बनी बैठी है? शौहर सामने बैठे और तू खाली हाथ बैठी है, हाथ हिला जरा। बानो ने घबरा कर बुआ को देखा। जी क्या करूं? अरे शौहर की खिदमत कर। बुआ ने सालन का डोंगा इसकी तरफ सिरकाया। देख, मर्द के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, लेकिन अगर निवाला बीवी अपने हाथ से बना कर दे या सालन खुद डाल कर दे तो इस खाने का जायका और मोहब्बत 10 गुना बढ़ जाती है।
दाल सालन आयुष की प्लेट में। बानो ने लड़ते हाथों से डोंगा उठाया और आयुष की प्लेट में सालन डालने लगी। आयुष उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। इससे बानो की ये कोशिश बहुत भली लग रही थी। बस इतना बहुत है, बुआ ने हदायत दी। अब चाय बना कर दे और सुन, चीनी अच्छी तरह घोलना, मिठास कम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हमारी बहू की बातों जैसी मीठी होनी चाहिए। बानो ने जग से चाय प्याली में डेली। इसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे, लेकिन इसने चाय गिराई नहीं। वो बड़ी संजीदगी से बुआ की हर हदायत पर अमल कर रही थी, जैसे कोई शागिर्द उस्ताद के सामने इम्तिहान दे रहा हो। ये हुई ना बात। बुआ खुशी से झूमी। देख बानो बिटिया, याद रख, शौहर को जितना खुश रखेगी, जितना इसका ख्याल रखेगी, वो इतना तेरे नाज नखरे उठाएगा। खिदमत में अजमत है और खिदमत से ही मोहब्बत बढ़ती है। आयुष ने चाय का घूंट बढ़ा और मुस्कुराते हुए बुआ को देखा। बुआ, लगता है अजब सारा कुछ सिखा कर दम लेंगी। वैसे आपकी बहू बहुत समझदार है, बहुत जल्दी सीखती है। आयुष ने बानो की तारीफ की तो बानो का चेहरा खिल उठा। अपनी तारीफ सुनकर और बुआ की बात सुनकर बानो के अंदर का मासूम बच्चा जाग उठा। इससे लगा कि ये सही मौका है कि वो बुआ को बताए कि वो कितनी फरमा बरदार शागिर्द है। बानो ने चमकती हुई आंखों से बुआ को देखा और जोश में बोली, जी बुआ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं तो आपकी हर बात मान रही हूँ, आप जैसे जैसे कह रही हैं मैं वैसे कर रही हूँ। बुआ फख्र से मुस्कुराई। जीती रहे मेरी बच्ची, मुझे पता था तू मेरी लाज रखेगी। बानो ने मजीद एतमाद से कहा, आप यकीन करें बुआ, जैसे आपने कल मुझे अकेले में समझाया था ना, मैंने रात को बिल्कुल वैसे किया था। आयुष जो चाय का दूसरा घूंट ले रहा था, इसका हाथ फिजा में रुक गया। बुआ की मुस्कुराहट भी थोड़ी सिमट गई। अच्छा, बुआ ने मोहतात अंदाज में पूछा। हाँ ना, बानो ने मासूमियत की इंतहा कर दी। आप आयुष जी से पूछ ले, मैंने इन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया रात को। और सबसे बड़ी बात, बानो ने खुशी से ताली बजाई, आपने कहा था ना कि दूर दूर से नहीं भागना, तो मैं पूरी रात इनके कंबल में घुसकर सोई थी, बिल्कुल इनके साथ लगकर। एक जोरदार आवाज के साथ आयुष के मुंह से चाय का फवारा छूटा। आयुष को इतना शदीद फंदा लगा कि इसका चेहरा सुर्ख हो गया। चाय इसकी कीमती वास्केट और मेज पोश पर गिर चुकी थी। वो बुरी तरह खांस रहा था और अपनी छाती पीट रहा था। हाय अल्लाह, हाय क्या हुआ? बुआ बुखला गई। इन्होंने जल्दी से पानी का ग्लास उठाया और आयुष के मुंह से लगाया। पी ले बेटा, पानी पी, आराम से। बानो हक्का बक्का रह गई। इसे समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हो गया जिससे आयुष की ये हालत हो गई। वो परेशानी से अपनी जगह से उठी। आयुष जी आप ठीक है? वो इसकी पीठ सहलाने के लिए आगे बढ़ी। आयुष ने पानी का घूंट भरा और एक नजर बानो पर डाली जो इंतहाई फिक्रमंदी से इसे देख रही थी। फिर उसने बुआ को देखा। बुआ शर्म से पानी पानी हो रही थी। वो नजर चुराकर इधर उधर देख रही थी, जैसे दीवारों में कोई दिलचस्प डिजाइन तलाश कर रही हूँ। आयुष को अपनी जिंदगी में इतनी शर्मिंदगी कभी महसूस नहीं हुई थी। इसकी मासूम बीवी ने नाश्ते की मेज पर बुआ के सामने इनकी प्राइवेसी का पोस्टमार्टम कर दिया था। मैं दफ्तर के लिए लेट हो रहा हूँ, आयुष ने बामुश्किल इतना कहा और खांसते हुए तेजी से कुर्सी से उठा। इससे टिश्यू से अपना मुंह साफ किया, चाबियां उठाई और बानो या बुआ की तरफ देखे बगैर तकरीबन भागते हुए कमरे से निकल गया। अल्लाह हाफिज। इसकी आवाज बाहर कॉरिडोर से आई और फिर मरकजी दरवाजा बंद होने की आवाज। डाइनिंग रूम में अब से बुआ और बानो रह गई। बानो अभी तक हैरान थी कि आयुष नाश्ता अधूरा छोड़कर क्यों भाग गया। वो बुआ की तरफ मुड़ी। बुआ क्या हुआ? आयुष जी नाराज हो गए क्या? मैंने तो कोई गलत बात भी नहीं की। बुआ ने अपना सर पकड़ लिया और वही कुर्सी पर ढेर हो गई। हाय मेरी किस्मत, ओ मेरी भोली गुड़िया। बुआ ने माथे पर हाथ रखा। तुझे किस मिट्टी से बनाया रब ने? क्यों, क्या हुआ? बानो रोने वाली हो गई। मैंने तो बस आपको बताया था कि मैंने आपका कहाँ माना है ताकि आप खुश हो जाएं। अरियो नेक वक्त। बुआ ने इससे घूरा, लेकिन इस घूरने में गुस्सा कम और बेबसी ज्यादा थी। ये मियाँ बीवी के कमरे की बातें होती हैं, ये चार दीवारी के अंदर बंद कमरे के राज होते हैं। इन्हें यूं नाश्ते की मेज पर भरी महफिल में बुजुर्गों के सामने नहीं कहते। बानो ने हैरत से आंखें फैलाई। लेकिन आप तो बुजुर्ग नहीं है, आप तो बुआ हैं, और आपने तो मुझे सिखाया था, तो मैंने बस आपको रिजल्ट बता रही थी ना। बुआ का जी चाहा कि दीवार में टक्कर मार ले। बानो की मन तक अपनी जगह इतनी सच्ची और खड़ी थी कि बुआ के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तोबा भाई तोबा है। बुआ ने दुपट्टे से अपना पसीना पोंछा। अब सुन ले कान खोलकर, जो कमरे के अंदर हुआ वो वहीं रहने दो। खबरदार जो अगली बार मेरे सामने या किसी और के सामने ऐसी बात की। आयुष बेचारा तो शर्म से लाल हो गया। मर्दों की भी इज्जत होती है पगली। अच्छा, बानो को अब कुछ कुछ समझ आने लगी थी। इसने होंठ दांतों में दबा लिया। मतलब ये वाली बातें नहीं बतानी होती। बिल्कुल नहीं, बुआ ने सख्ती से कहा।
बस ये बता दिया करो कि सब ठीक है, तफसीलात नहीं बतानी होती कि कंबल में कौन था और कहाँ था। बानो ने मासूमियत से सर हिलाया। ठीक है बुआ, अब नहीं बताऊंगी। मैं समझी थी जैसे स्कूल में टीचर को होमवर्क दिखाते हैं वैसे आपको बताना होता है। बुआ को बेख्तियार हंसी आ गई। इन्होंने आगे बढ़कर बानो को गले लगा लिया। सदके जाऊं तेरे इस भोल पने के, बस अल्लाह तुझे हमेशा ऐसे खुश रखे। आयुष बहुत खुश नसीब है जो इसे तेरे जैसी साफ दिल बीवी मिली, वरना आजकल की लड़कियां तो सास नंदों के कच्चे छटे खोल देती हैं। तो अपने खोल कर बैठ गई। बानो भी मुस्कुरा दी। इससे खुशी थी कि बुआ नाराज नहीं है और आयुष भी गुस्से में नहीं, बल्कि शायद शर्म से गए थे। इसने दिल में तय कर लिया कि अब वो एक अच्छी बीवी बनकर दिखाएगी। मेज पर रखा आयुष का अधूरा पराठा और गिरी हुई चाय इस मासूम हादसे की गवाह थी जिसने इनके रिश्ते में बेतकल्लुफी की एक और दीवार गिरा दी थी। दिन भर की थकावट के बाद जब आयुष खान की गाड़ी हवेली के पोर्च में रुकी तो शाम के साए गहरे हो चुके थे। ऑफिस में आज का काम बोझ ज्यादा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि आज उससे वो थकावट महसूस नहीं हो रही थी जो रोज होती थी। इसके लबों पर सारा दिन एक हल्की मुस्कुराहट खेलती रही थी, जिसकी वजह सुबह नाश्ते की मेज पर होने वाला वो दिलचस्प और कदरे शर्मनाक वाकया था। बानो की वो मासूमियत भरा अंदाज, आयुष जब भी वो लम्हा याद करता इसकी हंसी छूट जाती। वो जानता था कि बानो ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वो तो बस एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश कर रही थी और इसी कोशिश ने आयुष के दिल में इसकी मोहब्बत मजीद बढ़ा दी थी। घर में दाखिल होते से मामूल की खामोशी का एहसास हुआ। किचन से बर्तनों की हल्की फुल्की आवाज आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम बुआ। आयुष ने किचन के दरवाजे पर खड़े होकर सलाम किया। बुआ सालन में चम्मच हिला रही थी। आयुष को देखते इनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चे, आ गया तू? कैसा रहा दिन? दिन तो अच्छा था बुआ। आयुष ने इधर उधर देखा। लेकिन ये घर इतना खामोश क्यों है? बानो कहाँ है? नजर नहीं आ रही। बुआ की आंखों में एक शरारती सी चमक उभरी और फिर वो बोली, अरे वो तो कब की कमरे में है, मैंने भेजा था इसे। जा तू भी ऊपर जा, ताजा दम हो जा, आज तुझे सरप्राइज मिलेगा। सरप्राइज? आयुष का माथा ठनका। अब क्या नया सबक पढ़ा दिया आपने इससे? सुबह वाला काफी नहीं था? बुआ हंस दी। अरे जा तो सही, हर बार शर्मिंदगी थोड़ी होती है, कभी कभी खुशी भी मिलती है, जा शाबाश। आयुष सर हिलाता हुआ सीढ़ियां चढ़ गया। इसके दिल की धड़कन मामूल से थोड़ी तेज थी। बानो और सरप्राइज, हैरत है। जैसे आयुष अंदर दाखिल हुआ, कमरे की फिजा में मोतिये की भीनी भीनी खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया। कमरे की लाइट्स बंद थी, सिर्फ दीवारों पर लगे लैंप और ड्रेसिंग टेबल की लाइट्स जल रही थी जो एक इंतहाई रोमानवी माहौल पैदा कर रही थी। आयुष की नजरें कमरे का जायजा लेती हुई ड्रेसिंग टेबल के सामने रुक गई और वहां जो मंजर था इसने आयुष के कदम जमीन में गाड़ दिए। आईने के सामने स्टूल पर बानो बैठी थी, लेकिन ये वो बानो नहीं थी जिसे आयुष रोज शलवार कमीज में और बिखरे बालों के साथ दिखता था। आज बानो ने स्याह रंग की शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी। जेट ब्लैक साड़ी इसकी दूधिया रंगत पर क़यामत ढा रही थी। इसके लंबे स्याह बाल जो अक्सर जूड़े में कैद रहते थे आज कमर पर बिखरे हुए थे। कलाइयों में स्याह और सुनहरी कांच की चूड़ियां चमक रही थी। इसने बहुत हल्का सा मेकअप किया हुआ था, लेकिन इस साड़ी के साथ इसकी कुदरती खूबसूरती सब पर हावी थी। आयुष चंद लम्हों तक सांस रोककर इसे देखता रहा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वही गांव की सीधी सादी लड़की है। बानो आईने में खुद को देख रही थी। अचानक इसकी नजर आईने में नजर आते आयुष के अक्स पर पड़ी। वो हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई और फौरन पलटी। आप आ गए? बानो की आवाज में घबराहट थी और वो बार बार साड़ी का पल्लू संभालने की कोशिश कर रही थी जो इसके लिए संभालना मुश्किल हो रहा था। आयुष ने दरवाजा बंद किया और आहिस्ता कदमों से चलता हुआ इसके करीब गया। इसकी नजरें बानो के चेहरे से हट नहीं रही थी। ये सब क्या है? आयुष की आवाज में हैरत और सताइश घुली हुई थी। कहीं जा रही हो क्या? कोई फंक्शन है? बानो ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें पटपटाई और मासूमियत से आयुष को देखा। नहीं तो कहीं भी नहीं जा रहे। तो फिर ये तैयारी, ये साड़ी? आयुष इसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। बानो ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। इसके गालों पर लाली दौड़ गई। वो मैं इसलिए तैयार हुई हूँ ताकि अपने शौहर का दिल जीत सकूं। आयुष के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, और ये आइडिया भी यकीनन जी बुआ का था। बानो ने जल्दी से बात मुकम्मल की। बुआ कह रही थी कि शौहर के लिए शाम को तैयार होना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, मेकअप करना चाहिए। इससे शौहर को अच्छा लगता है और मोहब्बत बढ़ती है। फिर इसे थोड़ा सा घूर कर अपने पल्लू ठीक किया और बहुत उम्मीद से आयुष की तरफ देखा। आप बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? मुझे तो पहनना भी नहीं आ रहा था, बुआ ने पहनाई है। अजीब सी तो नहीं लग रही? आयुष ने इसकी सादगी पर कुर्बान गया। वो इस कदर हसीन लग रही थी कि अल्फाज कम पड़ रहे थे और पूछ रही थी कि अजीब तो नहीं लग रही? अजीब? आयुष ने गहरी सांस ली और एक कदम मजीद इसके करीब बढ़ाया।
बानो तुम अजीब नहीं लग रही, तुम कयामत लग रही हो, बहुत खूबसूरत। बानो का चेहरा तमतमा उठा। आयुष की आवाज जज्बात से बोझल होने लगी। सच में? इससे धीमी आवाज में पूछा। सच में। आयुष ने नरमी से इसका हाथ थामा और इसे अपनी तरफ खींचा। बुआ की सारी बातें मानती हो, ये बहुत अच्छी बात है। काश बुआ ने तुम्हें यह भी बताया होता कि जब बीवी काली साड़ी पहनकर शौहर के सामने आती है तो शौहर का दिल काबू में रखना कितना मुश्किल हो जाता है। बानो के दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई। आयुष का लम्स, इसकी कुर्बत और इसकी नशीली आंखें बानो को पिघला रही थी। वो अब इससे डर नहीं रही थी। आयुष जी, बानो ने कुछ कहना चाहा मगर अल्फाज साथ छोड़ गए। आयुष ने अपना दूसरा हाथ इसकी कमर पर रखा और इसे अपने हसार में ले लिया। आयुष ने सरगोशी की। वो झुका और इसकी गर्दन पर बोसा सब्त कर दिया। ये जसारत इतनी अचानक थी कि बानो का पूरा जिस्म लर्ज गया। इसने बेख्तियार आयुष के कोट के कॉलर को मुट्ठी में भींच लिया। आयुष की सांसें इसके कान के पास गर्म महसूस हो रही थी। वो दोबारा झुकने वाला था कि बानो को अचानक होश आया। बुआ ने नीचे खाने पर इंतजार कर रही थी। बानो ने अपनी सारी हिम्मत जमा की और आहिस्ता से अपने हाथ आयुष के सीने पर रखकर इसे पीछे धकेला। आयुष जी, नहीं। इसकी आवाज कांप रही थी। आयुष रुक गया। इसे सवालिया नजरों से बानो के सुर्ख होते चेहरे को देखा। क्या हुआ? बानो की गिरफ्त से निकली और थोड़ा फासले पर खड़ी होकर सांस बहाल करने लगी। वो नजर उठाकर इसे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। खाना खाने चलते हैं, इसने बामुश्किल कहा। बुआ इंतजार कर रही होंगी नीचे, बहुत देर हो गई है। आयुष ने इसे जाते देखा और फिर बेबसी से मुस्कुरा दिया। ये वही पुरानी बानो थी जो ऐन वक्त पर भाग निकलती थी, लेकिन फर्क ये था कि आज वो डर कर नहीं भागी थी बल्कि शर्मा कर भागी थी। ये जुल्म है बानो बेगम, आयुष ने ड्रामाई अंदाज में आह भरी। एक तो इतना तैयार होकर दिल जलाती है और फिर जब दिल हाथ से निकल जाता है तो बुआ और खाने का बहाना बनाकर भाग जाती है। ये ज्यादती है। बानो जो दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, आयुष की बात सुनकर रुक गई। वो मुड़ी, इसके चेहरे पर एक दिलकश हंसी बिखरी हुई थी। जुल्म सहना भी तो मोहब्बत है ना? इससे शोखी से जवाब दिया और फिर अपनी साड़ी संभालती हुई तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। आयुष वहीं खड़ा इसे जाता देखता रहा। इसके कानों में बानो की हंसी गूंज रही थी। इसे मुस्कुराते हुए सर झटका और आईने में अपना अक्स देखा। लगता बुआ की ट्रेनिंग वाकई रंग ला रही है। इसने खुद कलामी की और वास्कोट पहनकर दुरुस्त करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। इसे भूख तो नहीं थी, लेकिन इस जालिम हसीना के साथ खाना खाने का लुत्फ ही कुछ और था। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर मामूल की गहमा गहमी थी। आयुष दफ्तर जाने के लिए तैयार खड़ा था और अपनी घड़ी बांध रहा था। बानो किचन में थी। बुआ, आयुष ने जूते पहनते हुए पुकारा, आज जरा गेस्ट रूम की सफाई करवा दीजिएगा और चादरें वगैरह बदलवा दीजिएगा। बुआ ने हैरत से देखा। क्यों बेटा, कोई मेहमान आ रहा है क्या? हाँ, आयुष ने सरसरी अंदाज में कहा, मेरी कजन है। वो दरअसल शहर में एक आर्किटेक्चर के प्रोजेक्ट के सिलसिले में आ रही है। होटल में रुकने का कह रही थी मगर मैंने मना कर दिया कि जब घर मौजूद है तो होटल क्यों जाना है। वो कुछ दिन यही रहेगी। अच्छा, अच्छी बीबी, बुआ के लहजे में शनाख्त आई थी। हाँ, वो तो बड़ी शौक बच्ची है। ठीक है, मैं कमरा तैयार करवा दूंगी। आयुष ने बानो को खुदाफिज कहा जो दरवाजे की ओट में खड़ी थी और तेजी से बाहर निकल गया। आयुष के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बानो जो अभी तक खामोश थी, धीरे धीरे चलती हुई बुआ के पास आई जो लाउंज में सोफों के कुशन ठीक कर रही थी। बानो के ज़हन में अर्शी का नाम अटक गया था। बुआ, बानो ने झिझकते हुए पूछा। हाँ मेरी गुड़िया। बुआ ने मुड़कर देखा, ये अर्शी कौन है? आयुष जी की कजन है। तुमने कभी शादी पर या किसी तकरीब में तो देखा नहीं इनको। बुआ काम छोड़कर वही सोफे पर बैठ गई। आ तू भी बैठ जा। अर्शी दरअसल आयुष की दूर की कजन है। इसके वालिदैन बचपन में बाहर मुल्क शिफ्ट हो गए थे। ये लोग वहीं लंदन में रहते हैं। शादी पर वो लोग पाकिस्तान नहीं आ सके थे, इसलिए तूने नहीं देखा। बानो भी साथ बैठ गई। तो वो आयुष जी को कैसे जानती है? मतलब इतनी अच्छी जान पहचान है कि वो सीधा घर आ रही है? बानो ने कुरेदा। बुआ ने मुस्कुराते हुए माजी के दरीचे खोले। अरे बेटा, आयुष और अर्शी तो लंदन में एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। आयुष जब छुट्टियों में आता था तो अक्सर अर्शी का जिक्र करता था। दोनों एक ही फील्ड के ना, तो ज़हनी हमांगी बहुत थी इनमें। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बुआ की अगली बात ने बानो के कान खड़े कर दिए। सच पूछो तो हम सब तो यही समझते थे कि आयुष वलायत से वापसी पर अर्शी को ब्याह कर लाएगा। बुआ ने रवानी में कह तो दिया, मगर फिर बानो का उतरता हुआ चेहरा देखकर जुबान दांतों तले दबा ली। मतलब वो सुनने में आया था कि अर्शी आयुष को बहुत पसंद करती थी। वो तो आयुष के पीछे लट्टू थी, लेकिन भलाओ मेरे आयुष बेटे का, इसने हमेशा से एक दोस्त की नजर से देखा।
बानो के दिल पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। वो आयुष जी को पसंद करती थी, इसने मध्यम आवाज में दोहराया। अरे छोड़ना इन पुरानी बातों को। बुआ ने बात संभालने की कोशिश की। अब तो आयुष तेरा है और वो तो दीवाना है। मैं जरा गेस्ट रूम सेट करवा लूं। बुआ तो उठकर चली गई, लेकिन बानो वहीं बैठी रह गई। इसके दिल में वसवसे थे। दोपहर के वक्त जब पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज आई तो बानो का दिल हलक में आ गया। इसने जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और डरते डरते लाउंज की तरफ गई। बुआ पहले दरवाजे पर मौजूद थी। दरवाजा खुला और तेज हंसी की आवाज लाउंज में गूंजी। ओह माय गॉड, आज तुम्हारा घर तो बहुत जबरदस्त है। ये अर्शी थी। बानो इसे देखकर मबहूत रह गई। वो बानो के तस्वुर से भी ज्यादा मुख्तलिफ थी। अर्शी ने तंग जीन्स और एक जदीद स्टाइल का बगैर आस्तीनों वाला टॉप पहन रखा था। बालों का कट इंतहाई मॉडर्न था जो इसके कंधों तक आ रहा था। आंखों पर महंगा चश्मा और हाथ में जदीद तरीन आईफोन। वो सर से पांव तक एक मॉडर्न, खुद एतमाद और बेबाक लड़की लग रही थी। वेलकम होम अर्शी, आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इसका बैग मुलाजिम के हवाले किया। अर्शी ने चश्मा उतार कर बालों में टिकाया और लाउंज का जायजा लिया। तभी इसकी नजर एक कोने में सिमटी हुई बानों पर पड़ी, जो शलवार कमीज में मलबूस, सर पर दुपट्टा लिए बड़ी हैरान आंखों से इसे देख रही थी। ओह, अर्शी की नजर बानों पर जम गई। ये वो है तुम्हारी वाइफ? आयुष ने मुस्कुराकर बानो को करीब आने का इशारा किया। हाय बानो, मेरी बीवी। अर्शी तेजी से आगे बढ़ी। बानो घबरा कर एक कदम पीछे हटने लगी, लेकिन अर्शी ने इसे फौरन गले लगा लिया। अर्शी के जिस्म से महंगे परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। हाय बानो, तुम तो कितनी क्यूट हो। अर्शी ने इसे खुद से अलग किया और इसके गालों को हाथों में लेकर ऐसे दबाया जैसे किसी छोटे बच्चे को प्यार किया जाता है। आज तुमने बताया नहीं था कि तुम्हारी वाइफ इतनी इनोसेंट और प्यारी है, बिल्कुल किसी गुड़िया जैसी। बानो को समझ नहीं आया कि वो खुश हो या खफा। अर्शी का अंदाज दोस्ताना था, लेकिन वो इसे एक बच्ची समझ रही थी। अस्सलाम वालेकुम, बानो ने बामुश्किल कहा। वालेकुम अस्सलाम स्वीट हार्ट, अर्शी ने बेतकल्लुफी से कहा और फिर आयुष की तरफ मुड़ी। इसने अपना हाथ आयुष के कंधे पर रखा और इसे हल्का सा धक्का दिया। वैसे मानना पड़ेगा मिस्टर खान, तुम तो बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले। लंदन में तो कहते थे कि शादी नहीं करनी, करियर बनाना है, और यहाँ आकर इतनी प्यारी गुड़िया घर में सजा ली। आयुष हंस पड़ा। बस किस्मत की बात है अर्शी, कभी कभी फैसले अचानक हो जाते हैं। हाँ हाँ किस्मत, अर्शी ने आंख मारी। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारी यूनिवर्सिटी का हैंडसम यंग मैन और पार्टी किंग अब एक घरेलू शौहर बन चुका है। बानो खामोशी से खड़ी इन दोनों को देख रही थी। इसे महसूस हुआ जैसे वो इस कमरे में होते हुए भी वहां मौजूद नहीं है। चलो फ्रेश हो जाओ, आयुष ने बात का रुख मोड़ा। खाना लगवा रहा हूँ मैं। बानो, तुम बुआ के साथ मिलकर खाना लगवाओ, अर्शी को भूख लगी होगी। हाँ यार प्लीज। अर्शी सोफे पर टांगे पसार कर बैठ गई। फ्लाइट और फिर ड्राइवर ने थका दिया। बाय द वे बानो, तुम क्या बनाती हो? मुझे तो देसी खाना बहुत पसंद है, लंदन में तो तरस जाती थी मैं। जी मैं बिरयानी लाती हूँ, बानो ने धीमी आवाज में कहा। वाह बिरयानी, ग्रेट। अर्शी ने अपना फोन निकाल लिया और मसरूफ हो गई। बानो किचन में आई तो उसका दिल बोझल था। बुआ वहीं खड़ी थी। देखा बुआ, बानो ने भड़ाई हुई आवाज में कहा। वो कितनी खूबसूरत है, कितनी मॉडर्न है, आयुष जी के साथ कैसी जच रही है, और मैं तो इनके सामने नौकरानी लग रही थी। बुआ ने फौरन बानो के मुंह पर हाथ रखा। खबरदार जो ऐसा सोचा भी। तू चांद और वो तो बस मसनूई रोशनी। तेरी सादगी में जो हुस्न है वो इसमें कहाँ। खाने की मेज पर भी आयुष और अर्शी की बातों का सिलसिला जारी रहा। तुम्हें याद है आयुष, जब हम हाइकिंग पर गए थे और तुम गिर गए थे? अर्शी ने कहका लगाते हुए याद दिलाया। बस करो अर्शी, अब पुरानी बातें मत निकालो। आयुष भी हंस रहा था। वो तो बस एक हादसा था। हादसा नहीं, तुम्हारी बेवकूफी थी। अर्शी ने आयुष के हाथ पर अपना हाथ मारते हुए कहा। बानो की नजरें इसके हाथ पर जम गई। इससे वो बेसाख्ता लम्स एक चिंगारी की तरह लगा। और बानो, अर्शी ने चम्मच से चावल खाते हुए बानो को मुखातिब किया। तुम सारा दिन घर पर क्या करती हो? बोर नहीं होती? आज तो सारा दिन ऑफिस में होता है, मुझे तो 1 घंटा घर बैठना पड़े तो दम घुटने लगता है। नहीं, घर के काम होते हैं और फिर बुआ है, बानो ने मुख्तसर जवाब दिया। ओह हाउ स्वीट, एक टिपिकल हाउसवाइफ। अर्शी ने मुस्कुराकर आयुष को देखा। तुम्हें ये चाहिए था ना आयुष, एक ऐसी बीवी जो घर संभाले और तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो। लकी यू। आयुष ने महसूस किया कि बानो का चेहरा उतर रहा है। इसने फौरन संजीदगी इख्तियार की। अर्शी, बानो सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है, वो मेरी जिंदगी का सुकून है, और मुझे हाउसवाइफ या वर्किंग वुमेन से गर्ज नहीं थी। मुझे बानो जैसी जीवन साथी चाहिए थी जो मुझे समझे।
आयुष के जुमले ने बानो के मुरझाए हुए चेहरे पर थोड़ी सी रौनक बखेर दी, लेकिन अर्शी के चेहरे पर एक लम्हे के लिए नागवारी का साया लहराया, जिसे उसने फौरन मसनूई मुस्कुराहट में छुपा लिया। ओह सो रोमांटिक। अर्शी ने टिश्यू से मुंह साफ किया। अच्छा यार, मैं जरा रेस्ट कर लूं, शाम को मुझे साइट पर जाना है, तुम ड्रॉप कर दोगे ना? हाँ जरूर, आयुष ने सर हिलाया। अर्शी उठकर अपने कमरे में चली गई। आयुष ने पानी का ग्लास पिया और बानो की तरफ देखा, जो खामोशी से प्लेटें समेट रही थी। बानो? जी। बानो रुकी नहीं। तुम परेशान लग रही हो, आयुष ने पूछा। नहीं तो, बानो ने झूठ बोला। मेहमान है, इनकी खिदमत तो करनी है। अर्शी बस ऐसी थी। आयुष ने वजाहत करनी चाहिए, थोड़ी मुंह फट है, मॉडर्न है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना। मैं क्यों बुरा मानूंगी? बानो ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा। वो आपकी दोस्त है, लंदन से आई है, आपके लेवल की है, मैं तो बस गांव की गवार हूँ। आयुष चौंक गया। ये क्या कह रही हो तुम? बानो ने प्लेटें उठाई और तेजी से किचन की तरफ बढ़ गई। कुछ नहीं, बस काम कर रही हूँ। आयुष इसे जाता देखता रहा। वो समझ गया था कि अर्शी की आमद ने बानो के अंदर छुपे हुए एहसास से कंपनी को जगा दिया है। वो जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। अगर इसने जल्द ही बानो के इस वहम को दूर ना किया तो उनके बीच सिमटे हुए फासले दोबारा बढ़ सकते हैं। रात के 10 बज चुके थे। डाइनिंग टेबल पर सजा हुआ खाना अब ठंडा पड़ा था। बानो बार बार दीवार पर लगी घड़ी देखती। इसने आज आयुष की पसंद की मटन कढ़ाई बनाई थी और शाम से वो इनके इंतजार में बैठी थी। बेटी तो खाना खा ले, पता नहीं कब आएंगे। बुआ ने किचन से निकलते हुए बानो को उदास बैठे देखा तो कहा, नहीं बुआ, वो बस आते ही होंगे। बानो ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। अकेले खाने का क्या मजा? आयुष जी ने कहा था कि वो शाम तक आ जाएंगे। शायद काम ज्यादा हो गया होगा। अभी वो बात कर रहे थे कि पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज आई। बानो का चेहरा फौरन खिल उठा। इसने जल्दी से अपने कपड़े दुरुस्त किए, दुपट्टा ओढ़ा और इस्तकबाल के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी। अर्शी की बुलंद आवाज में कह रही थी, ओह माय गॉड आयुष, दैट वाज हिलेरियस। अर्शी हंसते हुए आयुष के बाजू पर हाथ मार रही थी। तुम्हें वो वेटर का चेहरा याद है? आयुष भी मुस्कुरा रहा था। हाँ वाकई, बहुत अरसे बाद इतना अच्छा वक्त गुजरा। बानो दरवाजे के पास खड़ी थी। इन दोनों की दुनिया ही अलग रही थी। आयुष ने बानो को देखा तो उसकी मुस्कुराहट मदन पड़ गई। शायद इसे एहसास हुआ कि वो घर में दाखिल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, बानो ने धीमी आवाज में कहा। वालेकुम अस्सलाम, आयुष ने जवाब दिया और टाई की नॉट ढीली की। बहुत थक गया हूँ यार, ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। बानो ने हिम्मत करके पूछा। आप लोग फ्रेश हो जाए, मैं खाना गर्म करती हूँ, टेबल पर सब ठंडा हो गया है। बानो की बात सुनकर अर्शी के चेहरे पर एक लापरवाह सा तासुर उभरा। इसने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, ओ नो बानो, खाना हमने तो बाहर खा लिया। बानो के हाथ वही रुक गए। खा लिया? हाँ, अर्शी चेकी। तुम्हें पता है आयुष मुझे मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट ले गया था। वहाँ के स्टेक्स इतने जबरदस्त है कि मैं बता नहीं सकती। हम दोनों ने इतना खाया कि अब तो पानी की भी जगह नहीं है। आयुष को याद था कि मुझे वहाँ का खाना कितना पसंद है। अर्शी का एक एक लफ्ज बानो के दिल पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। वो शाम से भूखी प्यासी इंतजार कर रही थी। इसने इतनी मेहनत से खाना बनाया था और आयुष इसे बताना भी भूल गया कि वो खाना बाहर खाएंगे। और सबसे बढ़कर ये कि इसे अर्शी की पसंद का इतना ख्याल था। बानो ने बेयकीनी से आयुष की तरफ देखा। आयुष को एहसास हुआ। सॉरी बानो, आयुष ने नदामत से सर खुजाया। दरअसल अर्शी को भूख लगी थी और हम साइट के करीब ही थे तो वहीं रुक गए। मुझे तुम्हें फोन कर देना चाहिए था, जहन से निकल गया। तुमने खाना खा लिया ना? वो क्या बताती कि इसके हलक से तो पानी का घूंट भी नहीं उतरा। जी। बानो ने नजर झुकाकर झूठ बोल दिया। वो नहीं चाहती थी कि अर्शी के सामने तमाशा बने। देखा, मैंने कहा था ना, बानो समझदार है, इसने खा लिया होगा। अर्शी ने लापरवाही से कहा और सोफे पर ढह गई। उफ, मैं तो थक गई। आज चलो ना कुछ देर ताश खेलते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा पुराने दिनों की तरह। आयुष ने घड़ी देखी। यार थकावट बहुत है। ओह कम ऑन आयुष, डोंट बी बोरिंग, बस एक गेम, अर्शी ने इसरार किया। आयुष ने हार मानते हुए सर हिला दिया। अच्छा ठीक है, मैं जरा फ्रेश हो लूं, मुंह हाथ धोकर आता हूँ। फिर आयुष बानो की तरफ मुड़ा जो अभी तक वहीं बुत बनी खड़ी थी। बानो, तुम तब तक मेरे लिए एक कप स्ट्रॉन्ग कॉफी बना दोगी? सर में हल्का दर्द है। आयुष ने कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और अर्शी भी गुनगुनाती हुई गेस्ट रूम की तरफ चल दी कि वो भी कपड़े बदल कर आती है। लाउंज में से बानो रह गई और वो ठंडा खाना जो अब इससे मुंह चढ़ा रहा था। उसने कॉफी तैयार की, ट्रे में 2 कप रखे। जब वो ट्रे लेकर लाउंज में आई तो आयुष फ्रेश होकर सोफे पर बैठ चुका था। अर्शी भी कपड़े बदल कर आ गई थी और आयुष के सामने बेटी हंस हंस कर बातें कर रही थी।
ये लें कॉफी। बानो ने ट्रे मेज पर रखी, आवाज में लर्जिश छुपाने की नाकाम कोशिश की। थैंक यू बानो, आयुष ने ताश बांटते हुए सरसरी से कहा। इसने बानो का चेहरा नहीं देखा, अगर देख लेता तो शायद इसकी सुर्ख आंखें इससे रोक लेती। तुम भी बैठो ना बानो, गेम देखते हैं, अर्शी ने तकल्लुफन कहा। नहीं, मुझे नींद आ रही है, बानो ने मुख्तसर जवाब दिया और तेजी से वहां से निकल आई। वो सीधा अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद करके बेड पर गिर गई। अब इसके जब्त के बंधन टूट चुके थे। वो तकिए में मुंह देकर फूट फूट कर रोने लगी। वो दोनों एक जैसे हैं, बानो ने सिसकते हुए सोचा। दोनों पढ़े लिखे, दोनों मॉडर्न, दोनों की पसंद एक। मैं तो बस जबरदस्ती थोपी गई हूँ। आयुष जी के दिल में अर्शी के लिए मोहब्बत दोबारा जाग रही है। इसलिए तो अपनी पसंदीदा रेस्टोरेंट लेके गए, इसलिए वो इसके साथ हंस रहे हैं, इसलिए वो मुझे भूल गए हैं। आज इसे अपना बहुत हकीर और बहुत फालतू लग रहा था। बुआ ने कहा था कि शौहर का दिल जीतना पड़ता है, लेकिन बानो सोच रही थी कि जो दिल पहले किसी और का हो, इसे कैसे जीता जा सकता है। रात का सन्नाटा गहरा होता गया और बानो आंसू बहाती रही, फासले सिमट गए। वो सुबह बहुत भारी थी। आयुष दफ्तर जा चुका था और अर्शी अभी अपने कमरे में सो रही थी। बानो ने खामोशी से अपना छोटा सा बैग तैयार किया। जब वो बैग उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ी तो बुआ सामने आ गई। बानो को यूं जाते देखकर वो परेशान हो गई। ये क्या कर रही है मेरी बच्ची, कहाँ की तैयारी है? बुआ घबरा कर आगे बढ़ी। बानो की आंखें खुश्क थी, मगर इनमें वीरानी इतनी थी कि बुआ का दिल दहल गया। मैं वापस जा रही हूँ बुआ, हवेली। वापस? लेकिन क्यों? आयुष को पता है? बुआ ने इसका हाथ थाम लिया। नहीं, और इन्हें बताने की जरूरत भी नहीं है, बानो ने तल्खी से कहा। इनकी जिंदगी में मेरी जगह अब नहीं रही बुआ। अर्शी आ गई है, वो इनके मयार की है, इनकी पसंद है। मैं तो बस फालतू हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से अपनी खुशियों का गला घूंटे। तोबा कर पगली, ये कैसी बातें कर रही है? बुआ ने इसे झंझोड़ा। आयुष से तेरा है, अर्शी तो बस चंद दिन की मेहमान है, तो अपना घर क्यों छोड़ रही है? मत जा, आयुष आएगा तो बहुत नाराज होगा। वो नाराज नहीं होंगे बुआ, बल्कि सुकून का सांस लेंगे। बानो ने बुआ का हाथ अपने हाथ से हटाया। मैंने ड्राइवर को कह दिया प्लीज मुझे मत रोके। अगर मैं यहाँ मजीद रही तो शायद मेरा दम घुट जाएगा। बुआ ने बहुत मेहनत समाजत की, मगर बानो के दिल पर मायूसी की इतनी गहरी तह जम चुकी थी कि इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, फिर 3 दिन। बानो हर वक्त फोन की तरफ देखती रही। इसे उम्मीद थी कि आयुष इसे मनाने आएगा या कम से कम फोन करके डांटेगा कि वो क्यों आई, मगर ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। बानो का दिल टूट कर रेजा रेजा हो गया। देखा बानो, तुम सही थी, इसने खुद को समझाया। इसे तुम्हारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो खुश है अर्शी के साथ, शायद वो दोनों अब हंस रहे होंगे कि जान छूटी इस गवार से। 1 हफ्ता गुजर गया। ये 7 दिन बानो पर 7 सदियों की तरह गुजरे और वो जिंदा लाश बनकर रह गई थी। 8वें दिन की शाम थी। बानो छत पर मंडेर के साथ टेक लगाए बैठी डूबते हुए सूरज को देख रही थी। अचानक हवेली के बड़े गेट के खुलने की आवाज आई। बानो का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। इसे नीचे झांक कर नहीं देखा। कोई मुलाजिम होगा, इसने खुद को तसल्ली दी। वो नहीं आएंगे। वो क्यों आएंगे? लेकिन फिर गाड़ी के टायरों की मखसूस आवाज और फिर पोर्च में रुकने का अंदाज, ये सब इतना शनासा था कि इसके कदम खुद ब खुद सीढ़ियों की तरफ उठ गए। इसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ियां उतरकर नीचे हॉल में आई और सामने आयुष खड़ा था, जिसके चेहरे पर थकन थी, आंखों में बेचैनी थी। इसने जैसे सीढ़ियों पर खड़ी बानो को देखा, इसके कदम वहीं रुक गए। बानो की हालत देखकर आयुष को लगा जैसे किसी ने इसका कलेजा मुट्ठी में भींच लिया हो। वो बानो जो फूल जैसी तरोताजा थी, सिर्फ 1 हफ्ते में सूखकर कांटा हो गई थी। इसका जर्द चेहरा, बिखरे बाल और वीरान आंखें चीख चीख कर इसके अंदर के कर्ब की गवाही दे रही थी। बानो, इससे पहले कि बानो कुछ कहती या संभलती, आयुष ने इसे अपनी बाहों में भर लिया, इतनी जोर से, इतनी शिद्दत से कि बानो को लगा इसकी हड्डियां चटक जाएंगी। बानो जो सोच रही थी कि वो आयुष से लड़ेगी, शिकवा करेगी, आयुष के सवालिहाना लम्स के सामने रेत की दीवार की तरह ढह गई। इसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? आयुष ने इससे खुद से थोड़ा अलग किया और इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। आयुष की अपनी आंखों में नमी तैर रही थी। देखो खुद को क्या कर लिया तुमने? खाना नहीं खाया? सोई नहीं हो? बानो हिचकियों से रो रही थी। इसने कमजोर हाथों से आयुष के हाथ अपने चेहरे से हटाए और इसे पीछे धकेला। क्यों क्यों आए आप? बानो ने टूटी हुई आवाज में कहा। चले जाएं वापस, वहीं जाएं जहां आपका दिल लगता है, अर्शी के पास जाएं। मैं तो फालतू हूं ना, मुझे क्यों देखने आए? मरने देते मुझे। शट अप बानो, बस चुप। आयुष ने तड़प कर इसे दोबारा खींचकर सीने से लगा लिया। खबरदार जो दोबारा मरने की बात की। जान निकल गई थी मेरी जब मैंने घर आकर देखा और तुम नहीं थी वहां।
झूठ। बानो ने इसके सीने पर मुक्का मारा। अगर इतनी फिक्र थी तो 1 हफ्ता कहाँ थे? एक फोन नहीं किया, एक मैसेज नहीं किया। मैं आंख घुट घुट कर मर रही थी और आप मजे कर रहे थे वहां। आयुष ने इसका सर अपने सीने पर रखा और इसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। इसके लहजे में अब से प्यार और वजाहत थी। मैं नाराज था बानो, बहुत शदीद नाराज। आयुष ने इतराफ किया। तुम मुझे बताए बगैर, मुझ पर भरोसा किए बगैर चली आई थी। मेरा दिल चाहा कि मैं कभी तुम्हारे पीछे ना हूं। मैं चाहता था कि तुम्हें एहसास हो कि तुमने मुझे कितनी तकलीफ दी है। आयुष ने इसका चेहरा ऊपर उठाया और इसकी आंखों में झांका। लेकिन मैं हार गया। मेरी मोहब्बत मेरी नाराजगी से जीत गई। मैं 1 हफ्ता तड़पा हूं बानो। मुझे अर्शी, घर, दफ्तर सब जहर लग रहे थे। मुझे सिर्फ तुम चाहिए थी। लेकिन अर्शी, बानो ने सिसकते हुए कहा, वो आपकी कजन है, आपकी दोस्त है, आपको पसंद करती है। आप दोनों एक जैसे हैं। मैं तो, आयुष ने मजबूती में कहा, अगर मुझे अर्शी से शादी करनी होती तो मैं बरसों पहले कर चुका होता। मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन मैं इससे नहीं चुना। मैंने तुम्हें चुना। इसलिए नहीं कि तुम मेरी कजन हो, बल्कि इसलिए कि तुम बानो। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी ये छोटी छोटी अदाएं, ये सब मेरी दुनिया है। बानो हैरत और बेयकीनी से इसे सुन रही थी। अर्शी सिर्फ एक दोस्त है और 1 हफ्ते में मैंने इससे भी ये बात वाज़ेह कर दी है। वो वापस लंदन जा चुकी है। मैं इसे छोड़कर सीधा तुम्हारे पास आया हूँ। बानो को यकीन नहीं आ रहा था कि वो चली गई। हाँ, आयुष मुस्कुराया और इस मुस्कुराहट में वही पुरानी शरारत थी जो बानो का दिल धड़काती थी। इसे जाना ही नहीं था, क्योंकि मेरे घर में और मेरे दिल में सिर्फ एक ही मलका की जगह, और वो हो तुम। बानो के आंसू अब थम चुके थे। इसके दिल का बोझ हल्का हो गया था। वो शकूक और शुबात के बादल जो इसकी खुशियों को ग्रहण लगा रहे थे, आयुष की मोहब्बत की तेज धूप में छट गए थे। मुझे माफ कर दे आयुष जी, बानो ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा मैं आपके काबिल नहीं। तुम मेरे काबिल नहीं हो, आयुष ने संजीदगी से कहा। बानो का दिल फिर धक से रह गया। बल्कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तुम इतनी पाकीज़ा और मुखलिस हो कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा नेक काम किया था जो मुझे तुम मिली। आयुष ने झुककर इसके माथे पर बोसा दिया। चलो पैकिंग करो, हम वापस जा रहे हैं। और खबरदार जब अपने दिमाग में उल्टी सीधी कहानियां बनाकर मुझे छोड़ने का सोचा भी, अगली बार मैं खुद उठाकर ले जाऊंगा, गाड़ी का इंतजार नहीं करूंगा। मानो खिलखिलाकर हंस पड़ी। 1 हफ्ते बाद हवेली के दरो दीवार ने इसकी हंसी सुनी थी। शाम का अंधेरा अब रात की स्याही में बदल चुका था, लेकिन हवेली अब वीरान नहीं लग रही थी। फासले समट चुके थे, शक हार चुका था और मोहब्बत जीत चुकी थी। आयुष ने बानो का हाथ अपने हाथ में लिया और इसे यकीन दिलाया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये हाथ कभी नहीं छूटेगा। ये एक नए पुरसकून और मोहब्बत भरे सफर का आगाज था।